बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बस अब खामोशी इख्तियार कर ले। हमने कल आगाज़ किया था जी अपने क्रैश बैच का, और बिल्कुल छोटी छोटी सी बातों से आगाज़ किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि ये 5 एरियाज़ हैं जो हमने स्टडी करने हैं, जिनको हमने पढ़ना है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारे 3 मेजर एरिया, आ जाओ बेटा आ जाओ, ये हमारे 3 मेजर एरियाज़ हैं, ठीक है ना। और 2 छोटे छोटे से एरियाज हैं जिसको हम शुरू में कहते हैं कि इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, के पाकिस्तान में कवानीन कैसे बनते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होनी है। और कल हमने देखा था कि 5% वेटेज है इसका मतलब है चैप्टर नंबर 1 में से 5 नंबर का सवाल आ सकता है। और फिर ये एक आखिरी एरिया है जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, डाटा प्रोटेक्शन और आर्बिट्रेज, ये कुछ नए कवानीन हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ही टाइम लगता है हमारा इन 2 एरियाज को करने के लिए। मेन जो हमारा टाइम स्पेंड होगा या जिसका वेटेज होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगा। कल हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट वेटेज तकरीबन 50% ऑफ दी सिलेबस था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जी पेपर कैसे आता है। हमने कहा जी 15% तो एमसीक्यूज आते हैं, कोई 30-35% प्योर थ्योरेटिकल रटे वाले सवाल आते हैं, और कोई 50% जो है वो केस स्टडी आता है, जिसके लिए हमें लॉ को अच्छी तरह समझने की जरूरत पड़ती है। फिर हमने इसी तरह से ये वेटेज देख लिया था। ये वेटेज मैं यहां से बोल रहा था, आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज तकरीबन 48% नजर आ रहा है, तो 50% हम इसे बोल रहे होते हैं। पहले चैप्टर का 5% नजर आ रहा है, एमसीक्यूज और उसको मिलाकर बातें हो रही थी। ये सारी बातें कल हम कर गए थे और हमने देख लिया था कि किस तरह चलेंगे, क्या करेंगे। फिर हमने बाकायदा तौर पर चैप्टर 2 से आगाज किया था, और हमने पहली बात यहां से शुरू की थी, कामरान एंड नोमान वाली एग्जांपल को टेकअप किया था। कामरान ने नोमान को कहा था, विल यू परचेज माय हाउस फॉर ₹10 मिलियन, और नोमान ने कहा था, आई एम विलिंग टू परचेज हाउस फॉर ₹10 मिलियन। तो हमने कहा एक कौन बन गया है, ऑफरर हो गया है, और दूसरा बंदा क्या बन गया है, ऑफरी बन गया, ठीक है। या एक बंदा प्रोमिजर बन गया है और दूसरा बंदा प्रोमिसी बन गया। अच्छा जी, फिर हमने एक और एग्जांपल साथ ली, क्योंकि लॉ ने कंप्रीहेंसिवली बात करनी होती है, बात के दोनों रुख डिस्कस करने होते हैं। तो हमने कामरान एंड नोमान की एग्जांपल के साथ एक और एग्जांपल क्रिएट कर ली, रमला एंड कमला की। रमला ने लोन लिया था कमला से, और फिर लोन वापस नहीं कर रहा था, फिर ये उसके फ़ोन भी नहीं सुन रहा था। आखिर तंग आके कमला ने उसको एक दिन धमकी लगाई कि भाई मैं फिर तुम्हें अदालत ले जाता हूँ। इस धमकी के बाद रमला को ख्याल आया कि नहीं यार, अब तो मुझे कोई काम ठीक करना पड़ेगा। उसने कमला को ऑफर करवाई, पैसे तो अभी भी नहीं थे इसके पास, इसने कमला को ऑफर करवाई कि यार अगर तुम 6 महीने रुक जाओ ना, तो जो तुम्हारे पैसे देने हैं वो तो दूंगा ही दूंगा, उसके साथ 50,000 रुपया एक्स्ट्रा भी दूंगा। अब ये ऑफर है। लेकिन हमने कहा अगर इन दोनों एग्जाम्पल को हम थोड़ा बारीकी से देखें, तो पहले वाली एग्जाम्पल में किसी को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, टू डू समथिंग, ठीक है ना, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में किसी को कुछ ना करने के लिए ऑफर लगी जा रही है। दोनों सूरतों में ऑफर लग रही है, लेकिन इधर कुछ करने की ऑफर थी और इधर कुछ ना करने की ऑप्शन थी। और ना करने के लिए हम लफ्ज क्या यूज करेंगे, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो यहां से हमने असल में एग्जाम्पल बना, वो डेफिनेशन देखी नहीं थी ऑफर की या प्रपोजल की। ऑफर का अल्टरनेटिव क्या, नाम क्या है, प्रपोजल। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do something or not to do something to obtain assent of other person, he is making an offer। तो ऑफर की डेफिनेशन हमने ऐसे पढ़ी। फिर हमने एक ये प्रोसीजर पढ़ा जिसके अंदर हमने बात की कि भाई अगर प्रपोजल में एक्सेप्टेंस ऐड कर दी जाए तो लीगली हम इसे क्या कह रहे हैं, प्रॉमिस। और अगर प्रॉमिस में कंसीडरेशन भी शामिल कर दी जाए, कंसीडरेशन का मतलब क्या था, समथिंग इन एक्सचेंज, समथिंग इन एक्सचेंज, इन रिटर्न। अगर कोई वैल्यू भी ऐड हो जाए, समथिंग इन एक्सचेंज भी ऐड हो जाए, तो फिर ये क्या बन गया है, एग्रीमेंट बन गया। और अगर एग्रीमेंट में हमारी इंटेंशन भी आ जाए, यानी एनफोर्सेबिलिटी भी आ जाए, हम कह रहे हैं यार एग्रीमेंट तो आपसे कर रहे हैं,
लेकिन एक ऐसा एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि अगर आप पूरा ना करें तो मैं अदालत जाऊं, मैं पूरा तो आप अदालत जाओ। इसको हम लीगली क्या कहते हैं? एनफोर्सेबिलिटी। अगर एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर दें तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। असल में तो हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाह रहे हैं। ये तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कुछ चीजें आ गई हैं जो वंस डिस्कशन पर्पसेस के लिए आ गई, लेकिन एक्चुअली तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना? इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां से आगे अप्लाई होगा, इससे पीछे अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा जी, फिर हमने थोड़ी सी और बातें करके कल हम यहां तक पहुंच गए थे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर दो चीजें आ जाएंगी, एक एग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबिलिटी। और कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिफाइन कर लिया था, ये क्या था? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ। फिर थोड़ा और आगे चले थे, एनफोर्सेबिलिटी को थोड़ा हमने अंडरस्टैंड कर लिया था, सोशल, कमर्शियल और इनकी बेसिस तक हम पहुंच गए थे। हमने कहा था कि अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जो सोशल नेचर का हो, डोमेस्टिक नेचर का हो या रिलीजियस नेचर का हो, तो लॉ ने अज्यूम कर रखा है कि जो दो लोग ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, उनकी इंटेंशन एनफोर्सेबिलिटी की नहीं है। लॉ ने अज्यूम कर रखा है, लेकिन लॉ कहता है कि नहीं नहीं, अगर आपकी इंटेंशन है तो फिर लिखें, अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। अच्छा, लिखें का मतलब राइटिंग नहीं है, एग्री करें, क्या वर्बली करें। या आज हम अभी इस वाली बात को पहुंच जाएंगे यहां तक। लॉ कहता है आप वर्बली एग्री कर ले एक दूसरे से कि नहीं भाई देखो, अगर आपने ये ना किया तो मैं अदालत जाऊंगा। कहता है ठीक है भाई, मैंने करना है, करना क्यों नहीं है, मैं नहीं करूंगा, आप अदालत चले जाना। इसका मतलब है सोशल नेचर में भी एनफोर्सेबिलिटी ऐड की जा सकती है, डोमेस्टिक में भी की जा सकती है, रिलीजियस में भी की जा सकती है, लेकिन ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हुई है। क्या करें? ऑटोमेटिकली तो हमारा ख्याल है कि ये सारे एग्रीमेंट एनफोर्सेबिलिटी वाले नहीं है, लेकिन अगर हैं तो फिर आप स्पेसिफिकली एग्री कर लें। फिर लॉ दूसरी तरफ आया, उसने कहा अगर कोई कमर्शियल नेचर की बातें हो रही हैं, आप मोबाइल खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, कॉलेज में क्लासेस में एडमिशन ले रहे हैं, वो कहते हैं तो सारी कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन है। यहाँ ये कहने की जरूरत नहीं है कि सर अगर मैंने दाखिला लिया क्लास में और अगर आपने मुझे क्लास में ना बैठने दिया तो मैं अदालत में जाऊंगा। नहीं नहीं, बाई डिफॉल्ट आपका राइट है, आप अदालत में जाएंगे, क्योंकि इट्स ए कमर्शियल नेचर एक्टिविटी। हाँ, कॉलेज कहता नहीं नहीं भाई, हम ऐसे अदालतों में जाने के लिए नहीं बैठे। एडमिशन के टाइम आपसे कहा कि यार एग्री करें कि आप अदालत नहीं जाएंगे, अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। इसका मतलब है लॉ की नजर में एग्रीमेंट तो मुआहदे को कहते हैं ना, लॉ की नजर में इस तरह के एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट एग्रीमेंट हैं, यानी नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और इस तरह के मुआहदे कॉन्ट्रैक्ट हैं बाय डिफॉल्ट। हाँ, आप इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो लिख लो, बोल दो, यानी एग्री कर लो, और अगर इसको नहीं बनाना चाहते तो बोल दो। ये खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट कहां फॉल कर रहे हैं, और वो बाय डिफॉल्ट कहां फॉल कर रहे हैं। ऑल्दो हम उसको इधर ला सकते हैं और इसको उधर ले जा सकते हैं, ये बताना चाह रहा है लॉ आपको। क्लियर होगी बात जी? फिर छोटी छोटी सी एक दो एग्जांपल से कल हमने इस बात को समझने की कोशिश की थी। अब यहां से देखते हैं, अदील इनवाइटेड बाबर ऑन अ डिनर एट हिज हाउस होम, बाबर एक्सेप्टेड द इनविटेशन। बस क्या हुआ? एग्रीमेंट है, अगर वो खाना ना खिलाए या वो ना आए तो कोई एक दूसरे को अदालत में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अनलेस एग्रीड अपॉन। तो इतनी लाइन में हमें कोई और एग्रीमेंट नजर नहीं आ रहा, खामोशी है। तो लॉ ने खामोशी को क्या समझा हुआ है? एग्रीमेंट समझा हुआ है। अदील इनवाइटेड बाबर ऑन अ डिनर एट सम फंक्शन, बाबर एक्सेप्टेड द इनविटेशन and it is agreed upon that they have legal intention to enforce the agreement as specifically entered। तो फिर क्या बन गया? ये एग्रीमेंट बन गया, ठीक हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हैव लीगल इंटेंशन की वजह से क्या बन गया? ये वो बात हो रही थी, अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। क्लियर होगी बात जी?
अच्छा जी, इस तरह एक दो छोटी छोटी सी बातें नजर आ रही हैं। अच्छा नीचे मैंने एक बात लिखी है, नोट इन एग्जामिनेशन if it is clearly mentioned that parties have legal intention, then we consider it enforceable by law. Only written agreement will not create, यानी क्या मतलब? वो कहता जी उसने उसे कहा कि तुम मुझे लिख के दे दो कि तुम डिनर पे आओगे, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ये तो लिख के दिया जा रहा है आने का वादा। इंटेंशन चेक क्या करनी थी कि क्या ये एग्री हुआ है कि मैं नहीं आऊंगा तो तुम अदालत चले जाओगे। इन्फोर्सेबिलिटी का तो ये मतलब था, यही बात लिखी हुई है कि इंटेंशन ऐसे शो हो, हैव इट इज एग्रीड अपॉन दैट, हैव लीगल इंटेंशन टू एनफोर्स, ये वाली बात डिस्कस हो रही हो। खाली वो कहे जी एक बंदे को मैंने, एग्जामिनर क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए छोटे छोटे सिनेरियोज बनाता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स। वो कहता है जी मिस्टर कामरान ने मिस्टर नोमान को इनवाइट किया है डिनर पर वर्बली, फिर कहता है नहीं लेकिन मिस्टर असलम ने मिस्टर कामरान को इनवाइट किया है इन राइटिंग। कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों में, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखना यह है कि इंटेंशन क्या थी, ये चीज आएगी तो चेंज होगा, अदरवाइज एक ही स्टेटस में खड़े हैं। ये बात यहां मेंशन की गई है, क्लियर हो गई बात ये? अच्छा जी चलिए, और अब यहां से असल में आपको समझ आएगी ज्यादा अच्छी बात जो भी मैं बात कह रहा था। वो कहते हैं जब कोई बंदा ऑफर करवा रहा है, एक बंदा किसी दूसरे बंदे को ऑफर करवा रहा है, तो ऑफर कितनी काइंड्स की हो सकती है? वो कहते हैं ऑफर करवाने के लिए ना हम 2 तरीके से ऑफर को क्लासीफाई कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, ऑफर भेजी कैसे गई है, हाउ मेड, और नंबर 2, टू होम मेड, किसको भेजी गई है। तो कहते हैं ऑफर को क्लासीफाई करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है ऑफर भेजी कैसे गई है, एक शख्स ने दूसरे को ऑफर करवाई है, कैसे ऑफर करवाई है, और दूसरा तरीका है क्लासीफाई करने का किसको ऑफर करवाई है। हाउ मेड का मतलब है कि क्या एक्सप्रेस ऑफर करवाई गई है या इंप्लॉयड ऑफर करवाई गई है। एक्सप्रेस का क्या मतलब है, बोलकर, लिखकर, यानी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, या रिटन या ओरल। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या है, वर्ड इस्तेमाल हुए हैं या रिटन या ओरल। और इंप्लाइड का मतलब है अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ, जेस्चर से पता चल रहा है, मीनिंग, सिचुएशन मीनिंग असाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप बस स्टॉप पे खड़े थे, एक ऑटो वाला गुजर रहा था, वो स्लो हो गया, अल्फाज कोई नहीं बोले, वो क्या करवा रहा है आपको, ऑफर करवा रहा है कि यार अगर आपको जाना है, मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो बैठ जाए। आप एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे तो एक कुली आया, उसने आकर आपकी ट्रॉली पकड़ ली और आपने ट्रॉली छोड़ दी, अल्फाज का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, बोले कुछ नहीं है, उसका आपकी ट्रॉली पकड़ना ऑफर करवाना था कि यार क्या मेरी सर्विसेज चाहिए, आपका ट्रॉली को छोड़ देना एक्सेप्टेंस था कि हाँ यार चलो आप कैरी कर लो। बात समझ आ रही है? एक है विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, एक्सप्रेस ऑफर, बोलकर, फोन करके, टेक्स्ट भेज के, मेरे पास तो नहीं है, बोलकर, भेजकर, टेक्स्ट भेज के, अल्फाज का इस्तेमाल करके, राइटिंग में, वर्बली, एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है, नहीं अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ, जेस्चर्स का इस्तेमाल हुआ। एक शू शाइनर बैठा हुआ था, किसी होटल में आप गए, किसी मॉल में गए, आप जाकर सीट पर बैठ गए, उसने आपके शू पॉलिश करने शुरू कर दिए, तो क्या हुआ, अल्फाज का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी ऑफर कौन सी हैं, एम्प्लॉयड ऑफर हैं। एम्प्लॉयड का मतलब होता है एम्प्लॉयड बाय लॉ, लॉ ने खुद ही अज्यूम कर दिया, अज्यूम्ड ऑफर हो गई, ठीक है ना। बहुत सारी जिंदगी में हमें कोई शख्स ऑफर करवा रहा है तो वो एम्प्लॉयड करवा रहा है, और हमें भी समझ आ रहा है कि अच्छा यार इसने ऑफर करवाई है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ओके डन हो गया, लेकिन ऑफर थी कौन सी, एम्प्लॉयड।
अब आप एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, कुली ने आपकी ट्रॉली पकड़ ली, आपने ट्रॉली छोड़ दी, वो आता रहा बेचारा, बाहर तक आया, डिग्गी में आपके सामान उतारा, रखा रुका, आप चल दिए। और बेचारा खड़ा है, बैठा देख रहा है। आप गाड़ी में बैठे, आराम से गाड़ी स्टार्ट की, आप चलने लगे। उसने कहा सर अब आप इंजीनियर, आपने कहा जी। उसने कहा मैंने तुम्हें कब कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी ट्रॉली पकड़ लो। लॉ इस सिचुएशन से बचाने के लिए ये लॉ लिख रहा है कि नहीं 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 नहीं, कहा था का मतलब ये है कि यस आपने वर्बली तो नहीं कहा था, या तुमने मुझे कहा था, उसने भी नहीं कहा था, लेकिन लॉ कह रहा नहीं नहीं, ये इम्प्लाइड ऑफर थी, आप दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ, इसको रीजनेबल पैसे दे के जाया हुआ। यार मेरे तो पैसे ही तय नहीं हुए। तो लॉ कहता कोई बात नहीं, तय नहीं हुए तो एक रीजनेबल तो पता है ना किस तरह की सर्विस में कितने रीजनेबल अमाउंट है। यस अगर ये बंदा पैसे नहीं दे रहा कुली के, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। आप अदालत जाके ये नहीं कह सकते कि सर मैंने तो इसे कहा ही नहीं था, ये खुद ही आ गया था, मैंने समझा शायद हुकूमत इतनी अच्छी आ गई है कि हमारी सर्विस के लिए बंदे रखे हों। लॉ कह रहा नहीं ऐसा नहीं हुआ, जो नॉर्मल बातें हैं ये सारी इसी तरह की हैं। आप किसी सिग्नल पे रुके, कोई शख्स आ गया वो आपकी फ्रंट स्क्रीन साफ करने के लिए, और आप आराम से बैठे रहे, उसको साफ करने दी, मना नहीं किया, इसका मतलब है उसका आना एम्प्लॉयड ऑफर थी और आपका उसको सर्विस कर देना एम्प्लॉयड ऑफर एक्सेप्टेंस थी, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया हुआ। तो लॉ कह रहा है एक तो तरीका ऑफर को देखने का यह है कि ऑफर की कैसे गई है, और दूसरा तरीका है किसको की गई है। की कैसे गई है फिर दोबारा देखते हैं जी। द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, वर्ड्स में। और एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, प्रोमिस इज सेड टू बी एम्प्लॉयड। प्रोमिस कब बनता है, जब एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कह रहा है या एक्सेप्टेंस खामोशी से हुई है, या दोनों काम ही खामोश। मैंने सारी एग्जांपल आपको दी जहां दोनों तरफ से खामोशी से हुई है। उसने ट्रॉली पकड़ने की कोशिश की, आपने ट्रॉली छोड़ दी, ना आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया ना उसने किया। एक ऑटो वाला आया, उसने स्लो किया, आप बैठ गए। अब आप जनाब घर पहुंच गए, उसने कहा जी पैसे, उसने कहा मैंने कब कहा था कि तुमने तो खुद ही मुझे कहा कि बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। तो लॉ कह रहा नहीं नहीं ऐसे ना करें, ये आपकी एम्प्लॉयड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रही थी। क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी, एक्सप्रेस की एग्जांपल यही आ गई क्या, इस तरह से भी एक्सप्रेस हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है, बोल के भी हो सकती है। ये सारे मोड्स कौन से हैं, एक्सप्रेस ऑफर के मोड है हमारे। रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं और स्पोकन भी हो सकते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। एम्प्लॉयड ऑफर, व्हेन द ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड एक्सप्रेसिवली बट कम्युनिकेटेड बाय कंडक्ट और बाय सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। बाय कंडक्ट का तो मतलब है किसी ने कुछ ऐसा किया, जैसे शू शाइनर बैठा हुआ था, या कुली ने आपकी ट्रॉली पकड़ ली, या सिग्नल के ऊपर कोई स्क्रीन साफ करने के लिए आ गया, ठीक है ना। बाय कंडक्ट, बाय सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, हालात ऐसे थे कि इसका मतलब ये हुआ। किसी ने ऑफर नहीं कराई है। आप रोड से जा रहे थे, आपको एक वॉलेट नजर आया, आपने पहले तो देखा कि यार कोई नोट शोट है कि नहीं है, आपने उठा लिया। अब किसी ने आपको ऑफर नहीं करवाया कि यार यहाँ मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है आप इसको उठा लें, या मेरा मोबाइल वहाँ पड़ा हुआ है इसको उठा लें, नहीं, आपने उठा लिया। लॉ कहता है बस ठीक है, आपने उठा लिया ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है किसके दरमियान, आपके दरमियान और जिस बंदे का ये वॉलेट है उसके दरमियान। फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आप क्लास पढ़ने आए, यहाँ इससे पहले कोई क्लास हो रही थी, किसी बच्चे का यहाँ मोबाइल रखा हुआ था, कैलकुलेटर रखा हुआ था, आपने आके उसको उठा लिया। फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस क्या हुआ कि ये लॉ कह रहा है ये भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आगे इसकी डिटेल में जाएंगे हम, ठीक है ना, आगे अगले चैप्टर में जाके इसकी बड़ी डिटेल आएगी कि ये खास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जो सर्कमस्टांसेस की वजह से हो गया है, हालांकि आप तो सामने वाली पार्टी को जानते भी नहीं है। तो लॉ कहेगा ये अब आपकी जिम्मेदारी है
कि इस बंदे तक इसकी चीज पहुंचाएं। आपके और इस ऑनर के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कैसे? फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, हालात ऐसे थे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। द ऑफर इज कॉल्ड एन एम्प्लॉयड ऑफर। फिर यहां यही वो शू शाइनर वाली एग्जांपल आ गई, या इस तरह की बातें आ गई जहां आपके एक्शन से रिप्रेजेंट होता है कि आपने बात को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऑफर कितनी तरह की हो गई जी? फिर बेसिकली टोटल 4 तरह की वी कैन से, एक्सप्रेस ऑफर, एम्प्लॉयड ऑफर, फिर अब ये बात करते हैं जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। नाउ अब दूसरे एंगल से देखते हैं, टू होम मेड। जब आप ऑफर करवा रहे हैं, किसको ऑफर करवा रहे हैं? कहते हैं एक तो हो सकता है जनरल ऑफर हो और एक है स्पेसिफिक ऑफर हो। जनरल ऑफर का क्या मतलब हुआ? जनरल पब्लिक को ऑफर कर दीजिए। द ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, कोई भी आकर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। ऑफर इज टू जनरल पब्लिक, एनीवन कैन एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कि जो आपने कंडीशन लगाई हुई है, अगर कोई बंदा उन कंडीशन को फॉलो करता हुआ आ जाए तो समझे ऑफर एक्सेप्ट हो गई है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो गया। जनरल पब्लिक। अच्छा जी, और क्या हो सकता है जी? और वो कहता है कि क्या हो गया भाई आपको, इट इज कंटिन्यूइंग ऑफर अंटिल विथड्रॉ। वो कहता है अगर कोई जनरल नेचर की ऑफर है तो फिर ये कंटिन्यूड है, अंटिल एंड अनलेस कि आप दोबारा इसकी अनाउंसमेंट ना करें कि ये ऑफर अब खत्म हो गई है। मसलन जब अभी वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आगे चलेंगे थोड़ा सा बेस बनेगी, फिर केस स्टडीज पे चलेंगे। तो ये हमारी बाकायदा केस स्टडी आएगी कि जी फाइजर कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बना ली और उसने ऐलान किया कि जी अगर कोई बंदा हमारी कंपनी की वैक्सीन लगवा ले और खुदा ना खास्ता उसको फिर भी कोविड हो जाए तो जनाब कंपनी जिम्मेदार है, कंपनी उसको 10 लाख रुपया देगी कंपनसेशन। अब ये ऑफर कैसी है? जनरल। किसके लिए है? पब्लिक एट लार्ज के लिए, सारी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए। हाँ, उन्होंने कोई कंडीशन लगाई होगी ना कि जी भाई कैसे लगवाएं वैक्सीन, वैक्सीन लगाने का कोई प्रोसेस लिखा हुआ होगा। एक बंदा गया, उसने उस प्रोसेस को फॉलो किया, वैक्सीन लगवाई और खुदा ना खास्ता फिर भी कोरोना हो गया उसको, तो क्या ये एंटाइटल है ये अमाउंट रिकवर करने का? यस। अब कंपनी जाके कहे कि जनाब इस बंदे को हमने कब कहा था? वो कहते नहीं भाई, आपकी ऑफर की नेचर ही ऐसी थी, जनरल नेचर की ऑफर थी, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। वो कहते लेकिन यार हमने तो 1 महीने के लिए लगाई थी। कहते यार आपने 1 महीने के बाद इसे विड्रॉ किया था, ऑफर नहीं किया था, तो फिर ये तो कंटिन्यूड इन नेचर है। तो जनरल ऑफर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। नंबर 1, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। नंबर 1 पहला कैरेक्टर आ गया, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। नंबर 1, एनीवन कैन एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। एनीवन कैन परफॉर्म। नंबर 3, इट इज कंटिन्यूइंग ऑफर अंटिल, हाँ कंपनी फिर दोबारा अखबार में इश्तार दे दे कि जनाब हमारी ऑफर खत्म हो गई है। ओके देन तो ठीक होगी बात, अदरवाइज ये कंटिन्यू चल रही है। इसके अगेंस्ट हमें देखना है स्पेशल ऑफर। इट इज मेड टू स्पेसिफिक और असर्टेनेबल पर्सन। स्पेसिफिक, हम यहां बैठे हैं, कोई एक बच्चा कामरान बैठा है, तो मैंने कहा कि कामरान यार ये मोबाइल मैं सेल कर रहा हूं, इतने का है, आप लेना चाहते हो? मैंने कहा सर अच्छा सर कब, पैसे कब दे रहे हैं? इधर से एक बच्चा इमरान बैठा था, उसने कहा सर मैं लेना चाहता हूं, मुझे दे दे। क्या मोबाइल इमरान का हो गया? नहीं, ऑफर तो किसको करवाई जा रही है? कामरान को करवाई जा रही है। इट्स अ स्पेसिफिक ऑफर जो एक स्पेसिफिक पर्सन को की जा रही है। दूसरा बंदा उतने ही पैसे देने के लिए तैयार हो जाए तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया है? नहीं हुआ। हम दो की तो आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, हम तो एक दूसरे को ऑफर करवा ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब है जब दो लोग बैठे निगोशिएट कर रहे हैं आपस में, एक प्रॉपर्टी डीलर की शॉप पे आप गए, दो लोग आपस में एक कमर्शियल प्लाजे की डील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार 10 करोड़ का दे दो, कहते नहीं यार 10 बहुत ज्यादा, करते करते
वो 7 पर अड़ा हुआ है और नहीं बात बन रही। एक बंदा एंटर होता कहता सर मुझे दे दें 7 का, मेरा हो गया। नहीं अभी उसका नहीं हो गया, ये तो ऑफर कौन सी चल रही है, स्पेसिफिक ऑफर चल रही है। असर्टेनेबल का मतलब है अगर ऐसे नहीं है कामरान, नोमान, असलम, ऐसे नहीं है, लेकिन असर्टेनेबल है। असर्टेनेबल का मतलब है कोई क्लास ऑफ पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड। मैं कहता हूँ यार कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोलीग मेरा ये मोबाइल लेना चाहे तो मैं इतने का बेच रहा हूँ। नाउ असर्टेनेबल, देयर आर फ्यू पीपल्स जो इसमें फॉल करते हैं, जनरल पब्लिक नहीं फॉल की। राइज का कोई स्टूडेंट असर्टेनेबल, बात समझ आ रही है ना। फलां इलाके का, फलां हमारे महल्ले का, हमारे ब्लॉक का कोई बंदा, तो फिर भी ये जनरल ऑफर नहीं। जनरल ऑफर कब होती है, पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन। स्पेसिफिक ऑफर नॉर्मली किसी स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही होती है या असर्टेनेबल होती है। मसलन आपको आ गया जी शादी का कार्ड, किसी की शादी हो रही है जी, अब शादी में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही हो रही है ना, जनरल है क्या स्पेसिफिक है। दुल्हा मियाँ आया नहीं, आपने कहा यार बस मेरा नंबर लग जाना। नहीं, इट्स नॉट ए जनरल ऑफर कि कोई भी बंदा आएगा तो जो उसका निकाह पढ़ा देंगे, ऐसे नहीं हो रहा काम। ठीक है ना। तो लॉ पढ़ने के कई फायदे हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसलिए ना हर शादी में तैयार होकर चले जाया करें कि शायद मेरा भी नंबर लग जाएगा। वो तो बड़ा स्पेसिफिक ऑफर हो रही है वहां पर, बात समझ आ रही है। तो असर्टेनेबल का मतलब है या तो स्पेसिफिक बंदा है या सामने वाला असर्टेनेबल है। कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन, ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर। बात क्लियर हो गई जी? ओके। अब एक जी जी, तो वही वाले सर्टेनेबल, लेकिन पब्लिक एट लार्ज है ना, कोई भी आ सकता है। यानी आप ऐसे समझे, अगर ज्यादा बड़ा स्फेयर है ना लोगों का, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फलां बड़े लोग, कोई भी आ जाए, ऑब्वियसली आएगा तो वही ना जिसने ये तो आप अगर ऐसे कहेंगे तो फिर तो सारी ऑफर ही उधर चली जाएंगी ना, यानी जो एक्सेप्ट करेगा वही आएगा। नहीं, क्या जब मैं ऑफर दे रहा था तो पूरे पाकिस्तान के सब लोग एट पार थे? अगर एट पार मतलब फाइजर ने कहा जी पाकिस्तान में किसी भी बंदे को अगर हमारी वैक्सीन लगाने के बाद कोविड हो गया तो हम जिम्मेदार हैं, हम उसे 10 लाख रुपया फाइन देंगे। ये कौन सी ऑफर आ गई? जनरल, एनीवन कैन। लेकिन अगर फाइजर कहते हैं अगर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वैक्सीन लगवाई और उसको ये हो गया, असर्टेनेबल हो गया, एक खास ग्रुप के लोग आ गए, ये मुराद है। अच्छा जी, फिर भी उस एज के सारे लोग आ गए ना, यानी अगर एज डिफाइन कर दें कि जी 40 साल से नीचे वाले अगर किसी बंदे को हो गया तो तब भी पब्लिक एट लार्ज है, ठीक है ना, आम तौर पर। आप ऐसे समझें कि स्पेशल ऑफर जो होती है ना, ये थोड़े से लोगों के लिए हो सकती है, लिमिटेड नंबर, ठीक है ना। और जो जनरल ऑफर है वो पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन। अच्छा जी, अब आते हैं जी चंद रट्टे वाली बातें, छोटी छोटी। ऑफर क्या बस ऑफर जैसे भी हो जाए, जैसे भी कर दें तो बस ऑफर हो गई? नहीं नहीं, लॉ को बताना पड़ेगा ना। लॉ ने तो एक एक बात बारीकी की लेकर चलनी होती है। लॉ का मिजाज ये होता है कि जो कुछ लिखा है बस वो लॉ है, इसलिए लॉ को एक 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 बात को बारीकी से लेकर चलना पड़ता है। तो कहते हैं एक वैलिड ऑफर कब मानी जाएगी? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर? व्हाट आर? वो कहते हैं सबसे पहली बात है कम से कम 2 लोग होने चाहिए। इट शुड बी 2 पीपल, एक ऑफरर हो और एक ऑफरी हो। मसलन मैंने अपने आप से ही कहा जी जाहिद कभी ये फोन बेचना है, तुमने खरीदना है? मैंने कहा हाँ खरीदना है। खुद ही ऑफर दे दी, खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, तो ये काम नहीं है। 2 पार्टीज होनी चाहिए। नंबर 2, सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। विल यू परचेज माई हाउस एट अ रीजनेबल प्राइस? This is not a valid offer. It should be a certain and definite. Will you purchase my house for rupees 10 million? Number 1, ठीक है ना। Certain and definite होनी चाहिए। अभी एक्सप्लेन करते हैं दोबारा भी। और कंट्रैक्चुअल इंटेंशन भी होनी चाहिए, यानी वही एनफोर्सेबिलिटी की इंटेंशन भी हो।
ऑफर कम्युनिकेट भी हुई हो, मैंने ऑफर भेजी है, आपको मिली नहीं है ऑफर, मतलब जरा पुराना दौर एज्यूम करें, मैंने एक लेटर लिखा है, आपको लेटर डिलीवर ही नहीं हुआ, नहीं, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, ऑफर का मतलब ये हो कि मैं आपसे कंसेंट लेना चाह रहा हूं, ये ना मैं बताना चाह रहा हूं, आपकी कंसेंट लेना चाह रहा हूं। एक है यार मैं अपना घर सेल करना चाह रहा हूं, ये मैंने आपको ऑफर नहीं करवाई, ये तो मैं अपनी इंटेंशन बता रहा हूं। बात समझ आ रही है? मैंने कहा जी मैं अपना घर 1 करोड़ का बेचना चाह रहा हूं, ये भी ऑफर नहीं है। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन? अब ये अल्फाज क्या बता रहे हैं कि आपकी कंसेंट लेना चाह रहा हूं, भाई आपने खरीदना है या नहीं खरीदना है। बात समझ आ रही है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट। और फिर आ गया कंडीशनल, ये अब कुछ एडिशनल बातें हैं। कोई ऑफर कंडीशनल नहीं हो सकती, या कंडीशनल होगी तो उसका स्टेटस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर इसने घर नहीं खरीदा तो फिर मैं आपको बेचूंगा। अब ये कंडीशनल ऑफर आ गई है, ये कंडीशन के साथ ही वैलिड हो सकती है, अभी इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। नेगेटिव कंफर्मेशन, वो कहता है कि ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए पॉजिटिव कंफर्मेशन चाहिए, नेगेटिव नहीं। हालांकि हम अकाउंटेंट नेगेटिव कंफर्मेशन पर बिलीव करते हैं, लेकिन लॉ नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं मानता। मसलन मैंने कहा आप मेरा घर 1 करोड़ का खरीदना चाहते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो 3 दिन में बता दें, वरना अज्यूम करूंगा कि आपने घर खरीदने का एग्री कर लिया है। मतलब क्या हुआ? नेगेटिव कंफर्मेशन। खामोशी को नीम रजामंदी मान लिया जाए। वो कहता नहीं नहीं नहीं, लॉ ये नहीं मानता। वो कहता है कंफर्मेशन मस्ट बी पॉजिटिव। अगर आपने 3 दिन में ना बताया तो इसका मतलब ये होगा। वो कहता नहीं नहीं नहीं, बताना जरूरी है। कंफर्मेशन हमेशा कैसे होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा जी, चलिए अब इसको हम 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं। 2%। फॉर ए वैलिड ऑफर देयर नीड टू बी 2%। अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। कोई बंदा खुद कोई ऑफर करा रहा है, एग्रीमेंट हो गया, नहीं नहीं। अमजद ऑफर टू सेल हिज सुजुकी मेहरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर ₹4,50,000। इट इज वैलिड ऑफर, क्योंकि 2 लोग आ गए। अभी फिलहाल हम जो वाला पॉइंट देख रहे होंगे उसके एंगल से एग्जांपल को देखेंगे। सिर्फ हमने यहां क्या देखना था, क्या 2 लोग हैं कि नहीं है। तो 2 लोग आ गए, इसलिए ऑफर क्या हो गई? सर्टेन एंड डेफिनेट। अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट। नो कॉन्ट्रैक्ट कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस इफ ऑफर इज अनसर्टेन। सलमान परचेज अ हॉर्स from Irfan and promised to buy another if the first one proves lucky. सेकंड हॉर्स खरीदने की जो ऑफर है वो सर्टेन है? नहीं। वो कहता है अगर पहले वाला हॉर्स लकी साबित हुआ तो मैं आपसे दूसरा खरीदूंगा। ये कोई ऑफर नहीं है। ऑफर शुड बी डेफिनेट एंड सर्टेन। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इसके ऊपर अभी हम और भी एग्जांपल लेंगे आगे चल के, थोड़ा सा बेसिक बना लें जरा। कंट्रेक्चुअल इंटेंशन फॉर ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वही डोमेस्टिक और वो वाली एग्जांपल आनी शुरू हो जाएंगी कि जहां लॉ ने क्या अज्यूम किया हुआ है कि इंटेंशन नहीं है आपकी। वही अदील इनवाइट बाबर टू डिनर, इट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो देयर इज नो वैलिड ऑफर। कम्युनिकेशन, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। जिसको ऑफर दी गई है उस तक कम्युनिकेट भी हो। द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। जब उस तक बात पहुंच जाए, कम टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज मेड। इन केस एन ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, its communication will complete when the letter reaches the offeree। मतलब आपने किसी को ऑफर भेजी, उसके घर लेटर ड्रॉप हो गया, डिलीवर हो गया, वो कहता है जी मैंने तो लेटर खोल के देखा ही नहीं। नहीं, वो कहता है पोस्ट अगर है
तो अगर लेटर डिलीवर हो गया तो इट इज अज्यूम्ड कि आपको कम्युनिकेट हो गई ऑफर। तो अगर अब हम घर आकर तो नहीं देखेंगे कि आपने लेटर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बस क्या होगा, हम कैसे साबित करेंगे कि कम्युनिकेट हो गई? हम कोरियर सर्विस की रसीद ला के दिखाएंगे कि देखें जी कोरियर वाला ने इस टाइम पे इसको डिलीवर कर दिया था, तो ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड। An offer can be made by words spoken or written or through conduct of person। इसका मतलब क्या, इस लाइन को क्या लिखें कि ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है और एम्प्लॉयड भी हो सकती है। यही मतलब है ना इस बात का कि ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है और एम्प्लॉयड भी हो सकती है। Mohsin said to Noor that he is willing to sell his motorcycle to him for rupees 20,000. This is an offer communicated expressively. A shoe shiner starts shining shoe, वही वाली एग्जांपल आ गई कि अगर शू शाइनर ने, आप जाकर उसकी सीट पर बैठ गए, उसने आपके शू पॉलिश करना शुरू कर दिए, तो क्या ऑफर हुई थी कि नहीं हुई थी? हो गई थी। उसका वहां बैठना, आपका जाकर सीट पर बैठ जाना, ऑफर कम्युनिकेट हो गई थी। वही implied वाली एग्जांपल आ रही है। Objective, an offer must be made with a view to obtain the consent of other person to propose act or abstinence। Act, will you purchase my house? Abstinence, रमला कमला, ठीक है ना। इसलिए हम कहीं एक एग्जांपल बनाकर उसको फिट कर लेते हैं, बाद में लिंक डालते जाते हैं कि अच्छा ये वो वाली बात हो रही है। तो कह रहे हैं ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अदर पर्सन, या तो कुछ करने की कंसेंट ली जा रही हो या कुछ ना करने की कंसेंट ली, ऑब्जेक्टिव ये हो ऑफर, फिर उसको ऑफर कहते हैं। कंडीशनल, एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, it is on the sole discretion of the person to whom such offer is made to either accept or reject it। A conditional offer lapse when condition is not accepted। ये बड़ी अहम बात लिखी है, इसको समझना है सिर्फ एक लाइन को। वो कह रहा है क्या कोई कंडीशन लगाई जा सकती है ऑफर के वक्त? वो कहता है हाँ लगाई जा सकती है, लेकिन वो कहता है कि कंडीशन ऑफर एक्सेप्ट अपनी कंडीशन के साथ ही की जा सकती है। अगर आप उसमें कोई चेंज कर रहे हैं तो ऑफर लैप्स हो गई। मसलन वही वाली एग्जांपल लेते हैं, कामरान ने ऑफर करवाई नोमान को, विल यू परचेज माई हाउस फॉर रुपीज 10 मिलियन पेएबल इन कैश। कंडीशन लग गई कि भाई मैं घर बेच रहा हूं, क्या आपने खरीदना है? 1 करोड़ रुपया कैश लूंगा। कंडीशन लग गई। उसने कहा हाँ जी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन पैसे मैं पे ऑर्डर से दूंगा। वो कहता नहीं खत्म हो गई ऑफर। ऑफर आपने कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करनी है। एक्चुअली एक फर्क आगे चलेंगे थोड़ा सा तो इसको समझेंगे। हम जब जिंदगी में निगोशिएट कर रहे होते हैं ना, कि एक दूसरे से कीमत पूछ रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो ये अमल असल में क्या हो रहा होता है, एक बंदा ऑफर देता है, दूसरा कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो नई ऑफर आ जाती है, नई ऑफर आ जाती है। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक नाम देंगे, अभी आज ही शायद पहुंच जाएंगे, कल आके देंगे। वो कह रहा है असल में ऑफर हम उस आखिरी वाली बात को कह रहे हैं जिसके हाँ या ना करने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है। एक है ऑफर और एक है इनविटेशन टू ऑफर। हम ऑफर किसे कह रहे हैं? निगोशिएट करते 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 जब आखिरी दफा पहुंचे कि अब दूसरा बंदा हाँ कर दे तो फिर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा बंदा कहे नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो भाई, यार कोई जायज जायज लगाओ ना। अच्छा नहीं फिर चलो जी 10 करोड़ 1 करोड़ का घर कह रहे हो, चलो ठीक है, अच्छा करोड़ का, तो पैसे कितनी देर में देने? ये भी निगोशिएशन हो रही है। वो कह रहे अगर कोई शख्स काउंटर ऑफर कर दे तो पहले वाली ऑफर खत्म हो जाती है, लैप्स हो जाती है। अब मजे की बात सुने, आपने एक बंदे से कहा कि यार, एक ऑटो वाले से ही कह रहे हैं, चलें जरा छोटी एग्जांपल आम जिंदगी के लिए आते हैं। आपने कहीं जाना था, आपने उससे पूछा कितने पैसे लोगे? उसने कहा जी 600 रुपया। आपने कहा नहीं यार दिमाग खराब है, मैं तो 300 दे के आया हूं। वो कहते सर मैंने तो नहीं जाना।
कहता चलो जी 600 में ही चलो, वो कहता अब तो बिल्कुल भी नहीं जाना। बात समझ आ रही? जैसे ही आपने ऑफर रिजेक्ट की तो जो ओरिजिनल ऑफर थी ना वो लैप्स हो चुकी है। अब अगर आप उसे कह रहे हो ना कि चलो 600 में ही चलते हैं, तो लॉ की नज़र में, आम जिंदगी में हम नहीं ऐसे करें, लॉ की नज़र में क्या हो रहा है, अब आप ऑफर करवा रहे हो कि यार आपने 600 में चलना है, अगर उसे कबूल है तो वो बैठ जाए, ले जाए, आपको नहीं कबूल तो जो जब उसने कहा था ना, तो आपने या उसको एक्सेप्ट करना था या रिजेक्ट करना था। निगोशिएशन बीच में नहीं होती ऑफर के दरमियान। बात समझ आ रही है? वंस ऑफर इज रिजेक्टेड, फिर आप सेम ऑफर भी एक्सेप्ट करें तो काबिल कबूल नहीं है। हाँ, ये आपकी, इसको आगे जाके हम बोलेंगे, ये आपकी काउंटर ऑफर है। असल में पहले मैं ऑफरर था, आप ऑफरी थे, आपने मेरी ऑफर में थोड़ा सा कोई कंडीशन हिलाने की कोशिश की, अब आप ऑफरर बन गए और मैं ऑफरी बन गया। अब एक्सेप्टेंस का राइट मेरे पास आ गया है। हम रोजाना बाहर झगड़े होते हैं कि यार पहले इतने ही मांग रहा था, मैं दे रहा हूं तो अब नहीं दे रहा। अगर ये मुकदमा अदालत में चला जाए तो वो ठीक है, वो नहीं दे रहा, बिकॉज आप ऑफर क्या कर चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं। अ कंडीशनल ऑफर लैप्स व्हेन कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड। ऑफर को अपनी कंडीशन के साथ ही एक्सेप्ट करना है। अब फिर आपके ध्यान में बात आएगी कि सर ये क्या बात हुई, सर हमने आप आखिर निगोशिएशन तो करनी है ना, इसीलिए तो कह रहा हूं कि ऑफर किसका नाम है, उस आखिरी वाली लाइन का नाम है जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाना था। अगर उससे पहले चल रहा है तो ये या तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है या निगोशिएशन हो रही है। अभी वो जो आखिरी वाली बात है ना, जिसके बाद आप कहते हो ओके यस, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खत्म हो गई बात, उसका जिक्र हो रहा है। वो कह रहा है कि अगर ऑफर है, कंडीशन है, तो क्या ऑफर में कंडीशन लगाई जा सकती है, तो आंसर आ गया यस, लगाई जा सकती है। क्या ऑफर देते वक्त कोई कंडीशन लगाई जा सकती है, तो पता लगा यस, लगाई जा सकती है। क्या ऑफर को कंडीशन के साथ एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो आंसर आ गया यस, किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? यस, किया जा सकता है। अब एक छोटी सी बात और रह गई, क्या ऑफर में लगाई गई कंडीशन को ऑल्टर करके एक्सेप्ट किया जा सकता है? इसका जवाब नो आ गया। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी। Arsalan offered to sell his furniture to Amjad for rupees 2,50,000 on the condition that advance payment is made within 3 days of the. If Amjad does not pay within 3 days, he cannot accept the offer. Clear होगी बात? Negative confirmation. Offer cannot be in the form of negative confirmation. That is, if not accepted within a specified time, then it will be presumed to have been accepted. लॉ कहता है नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ऑफर का एक्सेप्ट पॉजिटिव एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है, नेगेटिव एक्सेप्टेंस नहीं। नेगेटिव एक्सेप्टेंस का मतलब है आप खामोश रहे तो हमने कहा जी ओके जी एवरीथिंग इज फाइन। लॉ कहता है नहीं, ऐसे नहीं है, बल्कि ऑफर की एक्सेप्टेंस कैसे रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है कि आप यस कहलवाएंगे तो फिर बात होगी, खाली खामोशी के साथ एक्सेप्टेंस काबिल कबूल नहीं होगी। इसके बाद अब वो लफ्ज आ गया, मैंने पीछे इसकी थोड़ी बेस बना दी थी, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। इसको समझें जरा, तवज्जो कर लें दोबारा। अच्छा जी, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर। अब ये जरा एक बारीक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ी तवज्जो करेंगे तो फिर समझ आएगी। An invitation to offer is an action inviting other parties to make an offer to form a contract. वो कहते हैं जब आप इन्विटेशन टू ऑफर कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब ऑफर नहीं होता। मसलन आपने घर के बाहर लिख के लगा दिया बैनर, घर बराए फरोख्त है, इसका क्या मतलब है? एक बंदा आके बेल बजाए कहे जी हाँ जी मैंने खरीद लिया, आपने लगाया हुआ था, तो बस कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया। ये तो असल में घर बराए फरोख्त का मतलब था इन्विटेशन टू ऑफर, कि भाई हम घर बेचना चाहते हैं,
आप आके ऑफर दें आप कितने का खरीदना चाहते हैं, तो आप ऑफरर बनेंगे और हम ऑफरी बनेंगे। एक शख्स फ्रूट वाला खड़ा है, उसने एक प्राइस लिख के लगाई हुई है कि जी इतने रुपीस पर केजी में ये फ्रूट सेल कर रहा हूं। तो आप रुकें और उसको कहें सारी रेडी मुझे तोल दो और ये पैसे ले लो, क्या वो लीगली बाउंड है ऐसा करने के लिए? नहीं है? सोच लें, सोच लें। एक शख्स कोई फ्रूट सेल कर रहा है, एप्पल सेल कर रहा है, उसने लिख के लगाया हुआ है, जरा ऐसे समझ लेते हैं, उसने लिख के लगाया हुआ है कि जी ₹300 पर केजी। आप रुके, आपने कहा यार सारी रेडी तोल दो और जितने पैसे बनते हैं मैं दे दूं। सोच लें, बाउंड है कि नहीं है? क्या उसने ऑफर करवाई हुई है आपको? लॉ कह रहा है बारीकी से देखें, ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है कि आप आए, आप खरीदना चाहते हैं तो आप कहें यस मैं 300 रुपये पर केजी खरीदना चाहता हूं, अब आप ऑफर करवा रहे हैं। मेयर अदर सुने मैं क्या करूं, मेयर डिस्प्ले ऑफ द प्राइस इज नॉट एन ऑफर। कॉलेज में आप आए, आपने जमील साहब से पूछा यार आपकी फ़ी क्या है, उन्होंने कोई एक फ़ी आपको रुपीस बता दी, लेट्स अज्यूम 18,000 पर पेपर। मैं कहा जी ये पकड़े पैसे, मुझे एडमिशन दे दें। उसने कहा यार इस क्लास में तो जगह ही नहीं है। मैं कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अभी तुमने मुझे ऑफर कराई है, मैं तो अदालत जा रहा हूँ। तो फिर तो अदालत सारा दिन यही काम सुनेगी बैठ के। इसीलिए अदालत कह रही है, लॉ कह रहा है कि भाई प्राइस लिखने का मतलब ऑफर नहीं है। आपके घर में तो रोज फास्ट फूड वाले फुला वाले प्राइस अपना मेन्यू सेंड करके प्राइसेस लिख के चले जाते हैं ना। तो आप गए, आपने कहा जी अच्छा जी ये प्राइस थी, चलो जी 50 पिज़्ज़े बना दो। उसने कहा सर इतना तो मटेरियल नहीं मेरे पास अब बचा। कहा नहीं मैं तो तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, तुमने ऑफर करवाई थी मैंने एक्सेप्ट कर ली। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वो मेन्यू सामने रखे, आप एक चीज़ मंगवाएं, कहते सॉरी सर ये तो नहीं है, तो क्या आप केस कर सकते हैं हम इस पर? वो जो मैंने पहले दिन डायलॉग बोला था कि 70-80% आपको सिनेरियो खुद ही ठीक बता रहा होगा, हालांकि आपने ज़िंदगी में लॉ पहले नहीं पढ़ा हुआ। ये हमें हमारा सिनेरियो बता रहे हैं, हमारे जीन्स बता रहे हैं कि यार ये ऑफ़र वो उस तरह की नहीं है कि जो मैंने सोच ली तो ओके हो गया, ऐसे नहीं है। तो फिर ये क्या है? लॉ कहता है ये असल में इनविटेशन टू ऑफर है। आप एक ग्रोसरी स्टोर पे गए, वहाँ शेल्फ पे चीज़ें पड़ी हुई थी, प्राइसेस भी लिखी हुई थी, आप ट्रॉली लेकर जा रहे थे, आपने चीज़ उठाई, अच्छा जी कितने की है जी, 8,500 रुपये की, आपने उठा के ट्रॉली में रख दी। अब आप आ गए बिलिंग काउंटर पे, बिल होने लगा तो उसने कहा सर ये सॉरी सर ये फॉर सेल नहीं है, ये हमने सेल नहीं करनी है, तो आउट ऑफ स्टॉक है, तो हमारा आखिरी पीस है। तो क्या आप अदालत जाओगे? नो। वो जो डिस्प्ले हुआ था फिर वो क्या था? इनविटेशन। जब आप काउंटर पर पहुंचे हैं तो आप उसे कह रहे हो कि ये आप, हालांकि लगाई आपने हुई थी कि ये चीज़ आपने 8,500 रुपये की लगाई हुई है, आई एम विलिंग टू परचेज। अब कैशियर जो वहाँ खड़ा है वो बिल कर दे तो ऑफर एक्सेप्ट हो गई है, और अगर वो कहे कि नहीं सर ये तो फॉर सेल नहीं है, तो बस नहीं है। तो बड़ा बारीक सा फर्क है ऑफर में और इनविटेशन टू एन ऑफर में। अच्छा जी, डिस्प्ले ऑफ मेन्यू ऑफ ए रेस्टोरेंट, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन, अगर जी हम ये चीज़ें, ऑक्शन का क्या मतलब होता है? कुछ नीलामी करना। कॉलेज कह रहा है यार हमने बेंच बदलने हैं, एक अखबार में इश्तार दे दिया कि हम अपने बेंच बेच रहे हैं, इस रेट पर किसने लेने हो आ जाए, तो जो भी आ जाए उसे देने पड़ेंगे? नो, ये तो इनविटेशन टू ऑफर था, घर बराए फरोख्त की तरह पर ये, ठीक है ना, फ्रूट वाले की तरह ही है। सेल परचेज बाय टेंडर, टेंडर का मतलब क्या होता है? कोई बड़ी कंपनी क्या करती हैं, अखबार में इश्तार दे देते हैं कि हमें मसलन फ़र्ज़ कर लें राइस को 200 कंप्यूटर चाहिए, राइस ने एक इश्तहार लगा दिया अखबार में, राइस ने कि यार हमें 200 कंप्यूटर चाहिए, ये स्पेक्स होने चाहिए, हम 50,000 रुपये का कंप्यूटर ख़रीदेंगे, जिसने हमें देना दे दो। ये हम क्या कर रहे हैं?
इनविटेशन कि जो देना चाह रहे हैं वो अपनी अपनी प्राइस दें, फिर हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन स्टोर, तो जो भी ग्रोसरी की बात हो रही थी, किसी भी शॉप पर आप गए जहां पे चीजें डिस्प्ले हैं उनकी प्राइसेस भी डिस्प्ले पर लगी हुई हैं, तो क्या चीज पिक करने से कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं, बिल होने से कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब तक बिल नहीं हुआ ये सब चीजें क्या थी? इनविटेशन टू ऑफर थी। ठीक होगी ना बात? ये सारी बातें, ये सारा डिस्प्ले क्या था? इनविटेशन टू एन ऑफर था। सर्कुलेशन ऑफ प्राइस लिस्ट, वही जो मैं अभी कह रहा हूं, आपके घरों में कोई प्राइस लिस्ट आ गई, आप मेट्रो पे किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर पे गए, वो नॉर्मली प्राइस लिस्ट का बुकलेट वहीं उन्होंने छाप के रखा होता है, तो क्या प्राइस लिस्ट के सर्कुलेट होने से ऑफर चल रही है? नहीं, ऑफर नहीं चल रही है, ये तो इनविटेशन टू एन ऑफर है। आप आइए, आप इनवाइट कीजिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस हो गए जो हमें याद रखने की जरूरत है कि ये सब ऑफर नहीं है बल्कि इनविटेशन टू एन ऑफर है। जी अभी करेंगे, ये लफ्ज हम करने लगे हैं कि इनमें एक कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा 2-3 स्लाइड के बाद, फिर पहुंचेंगे यहां पर। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्शन इनवाइटिंग अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। यहां आप अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफर कर रहे, बल्कि आप दूसरे को कह रहे हैं कि यस ये चीज अवेलेबल है, आपने लेनी है तो आप ऑफर करवाएं। फ्रूट वाला जब कहीं फ्रूट लेकर खड़ा है तो वो इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है आपको। स्टोर वाले ने सारे शेल्फ में जितनी चीजें लगाई हुई हैं ये इनविटेशन टू ऑफर है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां प्राइस भी लिखी हुई है, तो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर की कंफर्मेशन आ गई तो समझे आपका ऑर्डर है। अदरवाइज आप कहें जी आपने लगाई हुई थी, क्यों नहीं अवेलेबल, मैं तो कोर्ट में जा रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं है। इन सब का लीगल स्टेटस चेंज किया लॉ ने, बल्कि इनको क्या बना दिया? इनविटेशन टू ऑफर। तो कह रहा है यार अगर इसके बाद भी एक बात और छोटी सी कर लें, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल। वो कहता है व्हेन देयर आर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन इन एन ऑफर दीज मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू द। क्या मतलब? वही, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million पेएबल इन कैश। अगर ये पेएबल इन कैश इज अ स्पेसिफिक कंडीशन, वो कहते हैं भाई अगर आपने कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो दैट मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी। अच्छा जी, अब ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें। ऑफर इज मेड टू गेट एक्सेप्टेड बाय, इनविटेशन ऑफर इज टू गेट ऑफर फ्रॉम द अदर पार्टी। इंटेंशन का फर्क है। यहां मेरी इंटेंशन क्या है कि आप यस करें तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उधर मेरी इंटेंशन क्या है? आप मुझे ऑफर करवाएं। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफर इज टू एंटर इनटू, यहां हमारा फौरन क्या हो जाएगा? और उधर क्या हो जाएगा? ऑफर क्रिएट हो जाएगी। वहां तो ऑब्जेक्टिव क्या है? आप ऑफर करवाएं, फिर मैं देखूं कि यार मुझे काबिल कबूल है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव का फर्क है। ऑफर बिकम एन एग्रीमेंट व्हेन इट इज, और इनविटेशन टू ऑफर बिकम ऑफर। यहां तो आपने कहा अच्छा जी वो ट्रॉली से चीज उठा के अपने उसने शेल्फ से चीज उठा के अपनी ट्रॉली में रख ली, तो एक्चुअली आज अब आप जब आज के बाद ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे ना तो आपको मेरा डायलॉग नजर आएगा कि जब कोई शख्स ट्रॉली में चीजें रखकर लेकर आ रहा है तो वो स्टोर वाले को ऑफर करवाने जा रहा है। काउंटर पे खड़े हुए शख्स ने या ऑफर एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। आप कहेंगे सर उसी की कीमत उसी की चीजें, यस लॉ यही तो बता रहा है मैं कि ये सब क्या था? इनविटेशन टू एन ऑफर थी, वरना तो ये बेचारे सारे स्टोर्स वाले रोज ही अदालतों में खड़े होते, क्योंकि भाई पता नहीं इन्वेंट्री मौजूद है, चीज ठीक है खराब है, कोई थोड़ी बहुत 19-20 हो, कोई बात नहीं, इसका लीगल स्टेटस ही चेंज है भाई, ये तो आप हमें ऑफर करवाने आ रहे हैं। अच्छा जी, अब बच्चा एक आ गया जी, जाहिर है अब एक फेसबुक पे ऐड चल रही है, कहीं कॉलेज का कोई स्टार चल रहा है, क्रैश बैच शुरू हुआ है जी, ये प्राइस है जी, ये अब एक बच्चा आ गया है, वो कहता है जी आपने ऑफर करवाई है। नहीं, इसका लीगल स्टेटस चेंज है, दैट इज इन्विटेशन टू एन ऑफर
एक्सेप्टेंस तो वहां जो बच्चा एडमिशन में बैठा हुआ है वो एक्सेप्ट करेगा, आप ऑफर लेकर आए हो, अब एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं एडमिशन है। या आप आए हो, आपने निगोशिएट शुरू कर दिया कि नहीं सर ये फीस ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं करता, अब कोई उसने थोड़ा आपको डिस्काउंट ऑफर कर दिया, ये निगोशिएशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अच्छा जी, तो इसका मतलब है ऑफर को एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो फिर एक्सेप्टेंस को फिर हमें देखना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस किसको कह रहा है लॉ। वही हमने एग्जांपल पुरानी कैरी फॉरवर्ड कर ली, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। अब हम डिफाइन करने लगे व्हाट इज एक्सेप्टेंस, और वही सारी बात हमारे ध्यान में आ गई, आई एम विलिंग टू परचेज हाउस, वही ऑफरर ऑफ। व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड signifies his assent to it, signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted। वो कह रहा है when the person to whom proposal is made, इसका मतलब है कोई दूसरा बंदा नहीं। ऑफर मैं आपको करवा रहा हूं, साथ वाला कह रहा है जी ठीक है जी मैं ले लेता हूं जी इतने की, नहीं ऐसे नहीं। तो बकरा ईद पे जाते हैं ना जब हम बकरे खरीदने, तो दो लोग आपस में निगोशिएट कर रहे होते हैं, आपको बकरा पसंद आ गया जी मुझे दे दो इतने का, लॉ यही बता रहा है कि नहीं नहीं भाई आपका आपसे बात नहीं हो रही, अभी किसके दरमियान बात हो रही है, ऑफरर एंड ऑफरी के दरमियान हो रही है, वही एक्सेप्ट करेगा। When the person to whom proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted। Acceptance means assenting to an offer, यानी agree करना। An offer when accepted become promise। ठीक होगी बात जी। Now essential of acceptance, जैसे ऑफर के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट थे, ऐसे एक्सेप्टेंस के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट आ रहे हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल का मतलब है जो ऑफर आई है आखिरी, या तो एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, और अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूं तो फिर पुरानी ऑफर क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। ठीक है ना। नंबर 2, जैसे ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी था, ऐसे ही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना जरूरी है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट भी हुई है कि नहीं हुई है। मसलन विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, मैंने कहा हाँ यार घर खरीदना तो चाहिए, मुझे घर की जरूरत भी है और ये घर भी सही है, बस ये मैंने दिल में सोच ली बात, तो क्या एग्रीमेंट हो गया। जैसे ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी था, ऐसे ही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना भी जरूरी है। कब तक, बाज़ दफ़ा तो कोई टाइम मेंशन है, और अगर टाइम मेंशन नहीं है तो कोई रीजनेबल टाइम। अच्छा, जब हम कहते हैं ना रीजनेबल, इसका मतलब होता है कि जो उस बिजनेस के ट्रेड नॉर्म्स में बात होगी उसके मुताबिक रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मतलब नहीं है 1 दिन 2 दिन 1 महीना 6 महीने, कुछ नहीं पता। सर्कमस्टांसिस टू सर्कमस्टांसिस रीजनेबल टाइम वेरी कर जाता है। ठीक है ना। कोई आम चीज़ है तो रीजनेबल टाइम, अच्छा वैसे तो रीजनेबल टाइम का मतलब होता है फिर जब मुकदमा अदालत में जाएगा तो अदालत विल डिफाइन के व्हाट इज द रीजनेबल टाइम, या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन विल डिफाइन के व्हाट इज रीजनेबल टाइम। मसलन आपने किसी शख्स से पूछा कि यार ये मैं लैपटॉप बेचना चाह रहा हूँ, आपने खरीदना है, ये आपने ऑफर करवा दी, इतने का खरीदना है, ऑफर करवा दी। उसने शाम को फ़ोन किया, यार वो लैपटॉप का आपने कहा था, हाँ मुझे दे दो। तो क्या ख्याल है, ये रीजनेबल टाइम है कि नहीं है? है। आपने सुबह को कहा था और वो कब कंफर्म कर रहा है? शाम को। लेकिन आप एक मनी चेंजर की शॉप पे चले गए, आपने पूछा डॉलर का क्या रेट है, उसने कहा लेट्स अज्यूम 250 रुपीज़। आपने देखा बाहर शवारमे वाला बैठा हुआ है, आपने कहा पहले शवारमा ना खा लो। आप गए, आपने एक शवारमा खरीदा, शवारमा खाया, आगे कहा यार वो 250 रुपये का डॉलर था, मुझे डॉलर तो दे दो। उन्होंने कहा भाई अब तो 255 का हो गया। तो ये 2-3 मिनट भी रीजनेबल टाइम नहीं था। आपको काउंटर छोड़ने से पहले ये एक्सेप्ट करना था, आप हटे नहीं तो प्राइस चेंज हो जाती है, क्योंकि डॉलर तो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो रीजनेबल टाइम विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन।
इसको हम ऐसे नहीं कह सकते 1 दिन रीजनेबल है, 6 महीने रीजनेबल है, 4 महीने, ये कोई पता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। नॉर्मली इट विल बी डिफाइंड बाय कोर्ट। जब कोर्ट में कोई बात जाएगी, अदालत में कोई बात जाएगी, तो जज साहब डिसाइड करेंगे कि फिर रीजनेबल टाइम क्या था। ओके, फिर आ गया रीजनेबल मोड, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। फिर आ गया अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल। आपको पता भी हो कि प्रपोजल की गई है, ऑफर की गई है। मसलन आप एक घर खरीदना चाह रहे थे, घर वाले ने, वही कामरान ने लेटर लिखा, क्या, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। आपके पास अभी लेटर नहीं पहुंचा। अच्छा, आपने इधर से कामरान बैठा लेटर लिख रहा था, उधर से आप लिख रहे थे कि आर यू विलिंग टू सेल योर हाउस फॉर ₹10 मिलियन। आपने भी लेटर पोस्ट कर दिया, उसने भी लेटर पोस्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नो। क्या मतलब हुआ? क्या प्रॉब्लम है? लॉ में क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहा है कि प्रपोजल एक्सेप्ट जब हो सकती है जब अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल हो। मुझे तो अवेयरनेस थी नहीं उस वक्त, हालांकि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं 1 करोड़ का घर लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस वक्त कोई प्रपोजल मेरे पास नहीं है। अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल होना जरूरी है। अगर प्रपोजल नहीं पता तो फिर एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकती। मसलन एक शख्स का कोई पेट गुम गया, उसने, कोई ऐसे 10-20 लोग बैठे थे, उसने उसमें ऐलान किया कि यार भाई, अगर कोई, मेरा ये तो बड़ा फेवरेट पेट था, तो ये गुम गया है, अगर कोई इसको ढूंढ कर लाए तो मैं 50,000 रुपया इनाम दूंगा। ये 10 बंदे सुन रहे थे, कहा यार अच्छा चलो ढूंढते हैं। ये 10 भी निकल के ढूंढने के लिए। एक बंदा वैसे ही फिर रहा था, महल्ले का था जाना, उसने देखा अच्छा ये तो शेख साहब की बिल्ली फिर रही है। उसने पकड़ ली बिल्ली और लेकर शेख साहब के घर आ गया। क्या इसे भी 50,000 मिलेंगे? क्या इसको प्रपोजल पता थी? तो बस नहीं मिलेंगे। और शेख साहब को भी, ठीक है ना। तो यहां लॉ क्या कर रहा है? प्रपोजल होना जरूरी है, उसे पता हो कि ये इनाम रखा गया है। ये बात हुआ अवेयरनेस ऑफ, यानी अगर प्रपोजल का ही नहीं पता, हालांकि आपने उसके मुताबिक काम किया हुआ है, लेकिन तब भी आप कानूनी तौर पर, हाँ शेख साहब वैसे दे दें, वो एक अलग बात। अच्छा जी, बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर, सॉरी, फिर तो अवेयरनेस होगी ना, फिर तो आप शेख साहब को जाके ही कहेंगे मुझे पहले ही पता था। एक्चुअली इसे अच्छा हो गया आपने सवाल रेज कर दिया, किसी ना किसी बच्चे ने करना ही होता है ये रेज। तो फिर हम ये वाली बात पढ़ाना शुरू करते हैं। पढ़ाने का मतलब बताना शुरू करते हैं। लॉ पढ़ते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है, 2 बातें हैं लॉ को पढ़ने के, 2 एंगल हैं। हम एक एंगल से पढ़ रहे हैं, लॉ क्या कह रहा है, बस एक एंगल है साबित कैसे करूंगा। ये हमें नहीं पढ़ाया जा रहा, ये LLB वालों को पढ़ाया जाता है कि यार ये बात कैसे कैसे साबित हो सकती है। मसलन अब एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, अब जो ऑनर था वो कह रहा है कि नहीं, इसको पहले बिल्ली मिली है या पहले खबर मिली है। लॉ कह रहा है कि अगर पहले बिल्ली मिली है तो पैसे नहीं मिलने, पहले खबर मिली है तो पैसे मिलने। लॉ ने तो बात कह के खत्म कर दी। अब मामला चला गया जज के पास, मैं कह रहा हूं नहीं इसे पहले बिल्ली मिली है, वो कहता है नहीं पहले खबर मिली है। अब ये बात आ गई साबित करने वाली, ये वाला फन हम यहाँ नहीं सीख रहे। बात समझ आई ना? ये वाला काम अदालत में वकील कर रहा होगा और उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, डिफरेंट वैल्यूएट करने का तरीका होगा, ठीक है ना। इसलिए हमने अपने जहन को इस तरफ नहीं लेके जाना कि यार ये बात साबित कैसे होगी। इसका जब भी जहन में जवाब आएगा तो ये आप क्लास में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, वकील कर लेगा। एक हमारी क्लास का जर्नल डायलॉग है, जब ऐसा सवाल बच्चा रेज करता है तो हम आगे से क्या कहते हैं, वकील कर लेगा। हमें सिर्फ लॉ समझना है, लॉ क्या कह रहा है। लॉ कह रहा है अगर खबर पहले पता चली बाद में बिल्ली मिली है तो आप हकदार हैं, लेकिन अगर पहले बिल्ली मिली है बाद में खबर मिली है तो आप हकदार नहीं है। लॉ ये कह रहा है, साबित कैसे होना है, वकील कर लेगा। डन होगी बात जी। आगे जी,
नेगेटिव कंफर्मेशन भी नहीं हो सकती, नेगेटिव ऑफर भी नहीं हो सकती थी, कंफर्मेशन भी नहीं हो सकती। वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। वही वाली बात कि रिक्शे वाला कह रहा था जी 700 रुपया लूंगा, आपने कहा 500 लेना है, उसने कहा जी नहीं, आपने कहा चलो अच्छा 700 में ही चलो, कहते मैंने तो नहीं अब जाना। बिकॉज आप काउंटर ऑफर जब देते हैं तो पुरानी ऑफर रिजेक्ट हो जाती है। हाँ, अब इसका लीगल स्टेटस क्या है? अब आप ऑफर करवा रहे हो कि भाई 700 रुपये में चलना है, रिक्शे वाले की मर्जी है, वो चलना चाहता है चले, नहीं चलना चाहता ना चले। अच्छा जी, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि आपको घर जाके ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। एन ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी, इफ एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड ऑन एन ऑफर देन इट टर्न्स आउट टू बी काउंटर ऑफर इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टेंस। आप कहते हैं हाँ यार मैं घर तो खरीद रहा हूं, उसने खाली इतनी बात कही थी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। उसने कहा हाँ यार मैं खरीद लेता हूं 10 मिलियन का, लेकिन पैसे 6 महीने में दूंगा। एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ये काउंटर ऑफर आई है बिकॉज आपने एक कंडीशन लगा दी। एक्सेप्टेंस में बी कंप्लीट व्हेन इट्स कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ पर्सन। वही वाली बातें आ गई। इसका मतलब है जैसे ऑफर एक्सप्रेस एंड एम्प्लॉयड हो सकती थी, ऐसे ही एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड हो सकती है। Valid acceptance is communicated either by offeree himself or any person authorized by him to communicate the offer। यानी मैं अपना एजेंट भी अपॉइंट कर सकता हूं। Reasonable time, a valid acceptance is when it is accepted within a time specified, या तो ऑफर में लिखा हो और within a reasonable time where no time is specified। मतलब लिखा है ये ऑफर 3 दिन के लिए, तो या तो 3 दिन में एक्सेप्ट कर लें, और अगर लिखा ये ऑफर है, टाइम नहीं लिखा, तो फिर इसका मतलब है रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ बिजनेस, सर्कमस्टांसेस, सारी बातें देखनी पड़ेंगी। और ये कौन देख रहा होगा? जज साहब खुद ही देख रहे होंगे। रीजनेबल मोड, एन एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड और इन यूजुअल मैनर वेयर नो मोड इज स्पेसिफाइड। वो कहते कोई ऑफर करवाई आपने, या तो उसके ऑफर के अंदर ही तरीका बता दें कि इसको एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है। मसलन कॉलेज ने अपनी एडमिशन की ऑफर लगाई और साथ ही लिख दिया कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो 2000 रुपया इस अकाउंट में जमा करा दें और बाकी की फीस जब क्लासेस में आएंगे जब ले लेंगे। तो एक्सेप्टेंस का मोड ऑफर के अंदर ही बताया गया है, फिर तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। और अगर नहीं बताया गया तो फिर इन यूजुअल मैनर वेयर नो मोड इज स्पेसिफाइड। फिर देखेंगे कि उस तरह की ट्रेड में, उस तरह के बिजनेस में, उस तरह के नॉर्म में कैसे एक्सेप्टेंस होती है। ठीक होगी बात? इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्ड अ मैनर in which offer is to be accepted and the acceptance is not made in that manner, offerer shall, in the case when the acceptance is communicated to him, insist that this proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise। मसलन इस बात को ऐसे समझें, कॉलेज ने प्री रजिस्ट्रेशन शुरू की और कहा कि यार आप 4000 रुपया पर पेपर जमा करवा दें, तो आपकी प्री रजिस्ट्रेशन हो गई है फॉर सितंबर अटेम्प्ट। एक बच्चे ने कहा कि यार 4000 तो नहीं है, उसने ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल किया, 2000 रुपया जमा करवाया, फॉर्म सबमिट हो गया। अब वो बच्चा आराम से बैठ गया कि ओके मेरा एडमिशन हो गया है, बाकी के पैसे मैं जाकर दे दूंगा। लॉ कह रहा है अगर तो आपने कोई चीज़ ऐसे एक्सेप्ट करनी थी जो कि किसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी थी, तो लॉ ने दूसरी पार्टी की एक जिम्मेदारी लगा दी है कि जो फॉर्म 2000 के साथ आया है ना, उसको फ़ौरन कॉल करो और उसे कहो भाई या 2000 और जमा कराओ वरना तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। और एक है आप खामोशी से बैठे रहे, हमने कहा हमने लिखा तो होगा कि 4000 से एक्सेप्ट होगा। लॉ कह रहा है नहीं, जिसको ये ऑफर कम्युनिकेट की गई है वो इंसिस्ट करे कि भाई ये जब ही एक्सेप्ट होगी जब आप हमारी कंडीशन को फुलफिल करेंगे। जरा देखें, दोबारा पढ़ते हैं। इफ द प्रपोजल
prescribed a manner in which offer is to be accepted and the acceptance is not made in that manner, offerer shall, in this case, when the acceptance is communicated to him, insist that this proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. If the offerer fail to insist within a reasonable time, it is deemed that he has accepted the performance. क्या मतलब हुआ? अगर कॉल नहीं गई कॉलेज से तो फिर लॉ उस बच्चे की हेल्प में चला गया। वो कह रहा है ओके यार, आपने इंसिस्ट क्यों नहीं किया कि 4000 ही आना चाहिए था? बात समझ आ रही है? या जैसे ऐसे इसकी और पैसे को बीच में से निकाल के एक एग्जांपल बनाते हैं। फर्ज किया कॉलेज ने कहा कि यार बच्चा फॉर्म फिजिकल फिल करता है, फिर हमारा कोई ऑफिसर बैठता है डाटा एंट्री करने के लिए, एक फॉर्म हमें फिल करके डालना पड़ता है। हमने कहा वैसे बाय द वे हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, बच्चे को कहो कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। अब एडमिशन की प्री रिक्विजिट आ गई कि आप अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे। फायदा क्या होगा? मुझे डाटा एंट्री बच्चा नहीं रखना पड़ेगा। और साथ ही बता दिया कि यार ऑनलाइन फॉर्म के बगैर कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। एक बच्चा गया, उसने एडमिशन लिया, फॉर्म फिजिकल फिल किया और अकाउंटेंट के पास पैसे जमा कराने चला गया। अकाउंटेंट ने पैसे जमा कर लिए। अब बाद में कॉलेज ने कहा कि जी आपने तो ऑनलाइन फॉर्म ही नहीं दिया था, आपका कोई एडमिशन नहीं है। नौकर नहीं, अगर ये इतनी ज़रूरी बात थी तो आपको क्या करना था? इंसिस्ट करना था। उसी वक्त उसको कॉल करते कि बेटा आप अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करें, तब आपका एडमिशन होगा। आपके पैसे आ गए हैं लेकिन आपका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ऑफर किसी स्पेसिफाइड मोड में एक्सेप्ट हो रही है। साथ ही लाने कहा कि यार नहीं, अगर सामने वाले बंदे ने इंसिस्ट नहीं किया तो फिर एडमिशन हो गया। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड, तो फिर उस मैनर पर आपने क्या करना है? थोड़ा इंसिस्ट भी करना है ताकि सामने वाले को पता चले। अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल, ये वही वाली बात आ गई है कि अगर किसी को पता नहीं था तो फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर और इज विथड्रॉन, नेगेटिव कंफर्मेशन। बस यहां तक का काम आपने करके आना है। दो मेन बातें, ये दो आज का जो दो टॉपिक थे, इसमें थोड़ा सा याद करने वाला काम है, ठीक है ना। दो चीजें आपने नजर से गुजारनी है थोड़ी सी घर जाके। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। दो बातें हो गई और एक छोटी सी बात आ रही है बीच में से, कौन सी? इनविटेशन टू ऑफर वाली बात आ रही है और एक बात आ रही है टाइप्स ऑफ ऑफर की। वो कौन सी थी कि एम्प्लॉयड भी हो सकती थी और एक्सप्रेस भी हो सकती थी, ठीक है ना। अब यहां से जिस तरह के सवाल बन जाया करते हैं, अब जरा गौर करें। वो जो मैंने आपसे कहा शुरू में ही हमने बात की कि पेपर का जो पैटर्न है, क्योंकि अभी तो आप एमसीक्यू सवालों के जवाब देकर आए हैं ना यहां तक, अब हमें समझना है कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो वो मैं फिर आपको लिंक कर दूं, क्योंकि शुरू के कुछ दिनों में मुझे बात समझानी पड़ेगी। वो कह रहा है कि भाई जो पेपर का पैटर्न है ना, वो ये पैटर्न है, या तो एमसीक्यूज पूछे हम या प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछें। क्या मतलब? व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, ये यहां फॉल करेगा, ठीक है ना। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑफर्स, ये सारे कहां फॉल कर रहे हैं? यहां। वो कह रहा है इस तरह के सवाल 35% ऑफ द टोटल होंगे। 100 में से 35 नंबर के तो ऐसे सवाल आएंगे। तो फिर और कैसे आएंगे? और सवाल आएंगे वही शेख साहब वाली बात वाले कि शेख साहब की बिल्ली गुम गई है, एक बंदे को मिली है और शेख साहब ने तो 5 लोगों को कहा था, ये बंदा तो पहले ही कहीं फिर रहा था, तो बताओ उसको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। बात समझ आ रही है? अब यहां ये नहीं पूछा जा रहा कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ, नहीं, सिनेरियो बनाकर पूछा जा रहा है।
सिनेरियो बनाकर दिया कि यार एक कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, कॉलेज वालों ने कहा था ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, बच्चे ने ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया, बच्चे ने पैसे जमा करवा दिए हैं, कॉलेज वालों ने उसे कॉल करके नहीं कहा कि जी ऑनलाइन फॉर्म फिल करो, बताओ एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हो गया। ये कहाँ फॉल कर रही बात? ठीक है ना। ऐसे जो कुछ हम पढ़ रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता जा रहा है। या तो कहता है कि यार चलो 100 में से 15 नंबर तो ऐसे हैं जहां हम आपकी अंग्रेजी नहीं चेक करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। एमसीक्यूज का यही मतलब होता है। क्यों कहता है ये हुआ ये हुआ ये हुआ, नीचे पूछ रहा बताओ ये कौन सी ऑफर है, एम्प्लॉयड है, एक्सप्रेस है। अब अंग्रेजी नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। एमसीक्यूज में सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। यहां कॉन्सेप्ट के साथ लिखने की सलाहियत भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। यहां दिमाग नहीं चाहिए, रटा चाहिए। तो ये 3 अलग अलग रिक्वायरमेंट है सिलेबस की। बात समझ आ रही है? जो मेन कोर एरिया है विच इज 50% ऑफ योर सिलेबस, दैट रिलेट्स टू केस स्टडी। 1 से 2 दिन और हम गुजर जाएंगे तो थोड़ा हमारे पास मटेरियल आ जाएगा। फिर हम आपको केस स्टडीज को अलग पढ़ाएंगे कि यार केस स्टडी का आंसर कैसे डिजाइन किया जाता है, लिखना कैसे है, फर्क क्या है इस सवाल में और इस सवाल में फर्क क्या है। लेकिन उसमें अभी हमें चाहिए 3-4 लेक्चर और चाहिए, फिर वहां तक हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए आपने रोजाना का काम रोजाना करते हुए चलना है। ठीक है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे पीआरसी में भी मेरे पास पढ़ रहे होंगे और अब आप माशाल्लाह यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जैसे ये एक बच्चा बैठा हुआ है हमारा, उधर का रेगुलर क्लास का बच्चा बैठा हुआ है, तो ही नोज के रेगुलर क्लास में और इसमें क्या फ़र्क है। इसे आज यहाँ बैठ के पता चल गया होगा कि कह रहा होगा सर को क्या हो गया, सर तो ऐसे नहीं थे, सर तो 5-7 मिनट लेट आते थे, बीच में काफ़ी सारी गप्पे लगाते थे, कोई 5-6 मिनट पहले भी छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारी क्लास का टाइम 1:45 बजे तक है और हम खींच कर इसको 2 तक ले जाते हैं रोज़ ही। एक्चुअली दिस इज द डिफरेंस। ठीक है ना। वो जो मैंने कल आपसे बात कही थी कि ये वो अमल है जो आपका पास रेट रेगुलर वाले से ऊपर ले जाता है। आप भी वरीड हैं, आप में से मेजर अक्सरियत बच्चे टाइम पे आ गए थे। हमने एग्जैक्ट 12:30 पर क्लास शुरू करनी होती है। इस बच्चे को आती मैंने आज क्या टोका है कि यार ये क्रैश बैच की क्लास है, इसमें ये ना अज्यूम करना कि सर 5 मिनट लेट आ रहे होंगे, तुमने मेरे से पहले पहले कैमरे को तैयार रखना है। एक्चुअली ये वो थोड़ी सी फिक्र है जो इस काम को 6 महीने वाले काम को 6 हफ्ते में करवा देती है। इसलिए आपके एंड पर इस फिक्र में से ये हिस्से में है कि आपने रोजाना जहां तक हमने पढ़ लिया है वहां तक पढ़कर आना है। कल हमने ये भी डिसाइड किया था कि आप कहां से याद करेंगे, तो हमने कहा था आपकी मर्जी है, कहीं से भी याद करें। बाद दफ़ा बच्चे कोई किताब ले लेते हैं, आई कैप की किताब ले लें, मार्केट में जो भी किताब अवेलेबल है वो ले लें, ये स्लाइड ले लें, लेकिन बस विद इन 1 डे 2 डे डिसाइड कर लें आपने रटा कहाँ से लगाना है। समझ तो हम सारा यहीं से रहे होंगे, सारा केस स्टडी स्लाइड्स तो आप समझे हमने पढ़नी ही पढ़नी है ना, या तो यहीं से याद कर लें। ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई एडिशनल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप यहीं से सब कुछ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप इसके बावजूद कंफर्टेबल हैं, बाद दफ़ा क्योंकि आपसे पहले किसी सीनियर ने कोई और किताब पढ़ी, उसने कहा यार वो फलां टीचर की किताब बहुत अच्छी है, ओके कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कोई एक चीज़ पकड़ लें बस, फिर उस पर स्ट्रिक्ट हो जाएं, याद आपने वहाँ से कर लेना। इस वीक के जब हम सैटरडे तक पहुँचेंगे ना, यानी ये 6 लेक्चर हो चुके होंगे, तो आप बड़ी बेटर पोजीशन में होंगे, आपको सारा सिनेरियो समझ आ चुका होगा कि होने क्या जा रहा है और हमने इसमें से कैसे इंशाल्लाह ताला बाइज्जत तौर पे पास होके निकलना है। तो सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि आप लोग क्लास में आते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि क्लास हमारी उस टाइम पर हो रही है कि ज़रा डे का लेज़ी टाइम शुरू हो जाता है 12 बजे के बाद। सीए में हम लोग आदी होते हैं सुबह सुबह सारे काम करने के, लेकिन हम हमेशा से क्रैश बैच को लेट लगाते हैं इस एजम्पशन से कि आप रात को घर पढ़ा करेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए बेहतरीन टाइम रात हो सकता है कि आप रात को बैठें, आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है, कॉफ़ी शॉफ़ी पिएं और सारी रात पढ़ें, फजर की नमाज पढ़ के सोएं, फिर बस उठकर कॉलेज आ जाएं। आइडियल पढ़ने का क्रैश बैच की टाइमिंग ये है कि आप अंसारी साहब की क्लास लें, सारा कुछ करें, फिर जाके घंटे के लिए सो जाए, फिर उठें,
अब सारी रात पढ़ें, फजर की नमाज पढ़ें और सो जाएं। ऐसे 2 हिस्सों में सोएं तो बेहतरीन आपकी पढ़ाई हो रही होगी। लेकिन अगर आप वैसे अटेंटिव रहने के लिए कोई बच्चा चाय, कॉफ़ी, बिस्किट क्लास में लाना चाहता है तो वो मेरी तरफ से क्रैश बैच में बिल्कुल अलाउड होती है। आप चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, खुद भी पिएँ, मुझे भी पिलाते रहें, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आप कोई बच्चा लेज़ का पैकेट साथ लाना चाहता है तो भले अपना ही ले आए, कोई बात नहीं है, ताकि आप अटेंटिव रहकर चीज़ों को लर्न कर सकें। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।